नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेष्ठ पाठक। मैं आपका नेक्स्ट रैंक अप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह प्रोग्राम मोस्टली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो यूपीएससी, साथ ही साथ एमपीपीएससी प्री और मेंस और अदर वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उसका यहाँ पे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। साथ ही साथ यह स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें हिस्ट्री समझने में बहुत परेशानी आती है, उनके लिए यहाँ बहुत ही उपयोगी डिज़ाइन किया हुआ एक प्रोग्राम है। यहाँ पे आप आसानी से हर चीज़ समझ पाएंगे, बातों बातों में हर चीज़ सीख जाएंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक ओवरव्यू देखा था, जिसका ये आपके सामने स्लाइड रही। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसी के बेस पे मैंने आपको बहुत सी चीज़ें समझाई थी और यकीन है मुझे कि आप लोगों ने उसे दोबारा से देखा होगा। तो मेरा नाम तो आप जानते ही हैं अब कि मेरा नाम श्रेष्ठ पाठक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, साथ ही साथ एमए हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है। इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो डीएम कर सकते हैं नेक्स्ट रैंक अप पे। वहाँ पे यदि आपको कोई क्वेरी आती है तो आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे कि हम जानते हैं, पहले हमें वैदिक पीरियड तक की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमें 1921 में दयाराम सहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है, तभी हमारा जो इतिहास है वो 2000 साल और पीछे चला जाता है। और जिस प्रकार दूसरे देशों की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया, यहाँ पे इजिप्ट, चाइना, उसी प्रकार हमारी भी एक पुरानी और ऐतिहासिक सभ्यता कहलाने लगती है। यह जो काल था ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। और इसमें अब जो हमारा पहला टॉपिक था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता क्या है, नाम से आपको क्लियर होगा कि ये एक प्रकार की एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आर्कोलॉजिकल साइट्स का सर्वे करती है। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन काम यह है कि जो भी चीज़ें हमें इतिहास से संबंधित मिलती हैं, उन चीज़ों को एनालिसिस करना, उनको प्रिजर्व करना, उन चीज़ों की देख रेख करना, यह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हमारा कार्य होता है। लेकिन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ कैसे, उसने क्या क्या किया। तो पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा की खोज हुई। उसी के साथ नीचे बिल्कुल सीरियल वाइज लाइन से हम जाएंगे और आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। 1826 का समय था। व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। ऐसे कि हम सुबह टहलने के लिए जाते हैं तो हमें दिख जाता है कि भैया क्या कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बदलाव आए हैं। पता चला रातों रात कुछ बदलाव आया है तो आपको सुबह पता चल जाएगा कि भैया इनके यहाँ बोर हुआ है, इनके यहाँ यह हुआ है, रात को इनके यहाँ चोरी डकैती हो गई। वैसे ही चार्ल्स मैसन निकले बड़ी सवेरे घूमने के लिए। चार्ल्स मैसन देखते हैं पाकिस्तान की एक जगह है, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे है साहिवाल। एक वहाँ पे उन्हें एक हैमलेट मिलता है, माउंट मिलता है, हम कह सकते हैं सीधे सीधे एक टीला। जैसे हम मिट्टी का ढेर वगैरह देखते हैं, टीला बोलते हैं कि ये टीला यहाँ पे जा बना हुआ है, वैसे ही इन्हें एक छोटा टीला मिलता है। तो यह कहते हैं कि ये क्या है, वो उसे सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि यह जो टीला है यह 326 में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुए युद्ध के वक्त का है। ठीक है, और इसी वजह से 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिलिट्री इंजीनियर थे, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी नहीं हैं जो कि मुझे ज़रूरी नहीं लगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो उस चीज़ को आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1853 वाली पे आपको बात बताई है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने साइट पे विज़िट किया। जो चार्ल्स मैसन को साइट देखी उन्होंने वहाँ विज़िट किया, लेकिन यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि वो मिलिट्री इंजीनियर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन वो मैंने आपको बात बताई तो वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम जाते हैं, उस साइट पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मिलिट्री इंजीनियर थे, परंतु इन्हें ऐसा लगता है कि यह कोई ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ नहीं है। तो वहाँ से वो अपना रुख मोड़ते हुए वो अब वापस चले जाते हैं कि हमें क्या करना है जब ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो जैसे कि आप तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि ये पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ देते हैं, वैसे ही इनका सीधा सीधा था कि भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पे अपना टाइम पैसा बर्बाद नहीं करना है, हमारे पास और भी काम है। तो 1853 में है वापस चले जाते हैं, यहाँ पे यह चीज़ रुक जाती है। लेकिन 1856 में
ब्रुनटन ब्रदर्स, दो भाई, ब्रुनटन ब्रदर्स हैं दो भाई, जॉन ब्रुनटन एंड विलियम ब्रुनटन। यह एक रेल की पटरी बना रहे थे, कराची से लाहौर तक बिछा रहे थे। जब यह रेल की पटरी बिछाते हैं तो इन्हें काम करते वक्त इन्हें बहुत सी ईंटें मिलती हैं उस जगह से, ठीक है। अब ईंटों का साफ साफ मतलब है कि वहाँ पे कोई या तो शहर बसा हुआ है या तो फिर ईंटें ही दब गई होंगी, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें ज़मीन पे बहुत सी प्रोसेस होती हैं कि चीज़ें ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, धूल मिट्टी और बारिश हुई और अलग अलग प्रोसेस होते हुए जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं हज़ारों हज़ारों सालों में, 5,000 साल में आराम से वो शहर के शहर ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें काफ़ी सारी ईंटें वगैरह मिली। अब इन्हें लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कोई शहर हो, तो क्या करते हैं कि इसके बाद 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं वापस से। अलेक्जेंडर कनिंघम उस टीले की, उस माउंट की खोज करते हैं, क्योंकि ब्रंटन ब्रदर्स को तो पहले लगा कि हाँ भैया हो सकता है इम्पोर्टेंस की हो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है दबी रह गई हूँ ईंटें, कार्य चल रहा है चलने दो, क्यों बीच में परेशानी लाना। लेकिन 1856 में लॉर्ड कनिंघम आते हैं, क्योंकि भैया जब 2-3 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी कि हाँ एक ही जगह पे हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं कि यहाँ पे हो सकता है कोई ज़रूरी चीज़ हो, कुछ हमें मिले ऐसा जो फ़ायदे का हो। और हालांकि भैया इन लोगों को तो अपना फ़ायदा देखना ही था अंग्रेज़ों को, तो हाँ ये गए अलेक्जेंडर कनिंघम 1872 में दोबारा। यह उस टीले की खुदाई करते हैं। खुदाई के दौरान इन्हें सील्स मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, पोट्री मिलती हैं। पोट्री मतलब कि घड़े घड़े वगैरह, मिट्टी के बड़े हुए बर्तन। लेकिन यह कहते हैं कि जो यह चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से कुछ सील्स मिली जिनमें बुल वगैरह बने हुए थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, भारत से संबंधित कोई चीज़ नहीं है, इनका संबंध फॉरेन से है, विदेश से है, ठीक है। और यह कह के ये वापस से वहाँ से चले जाते हैं। अब एक बार मैं आपको सील्स, टूल्स और पोट्री मतलब कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों की तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए सील्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए रेक्टेंगुलर वगैरह बनी हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये बुल वगैरह बने हुए हैं, अलग अलग आकृति बनी हुई हैं। ये जानवरों, जैसे कि मैंने पिछली आपको क्लास में बताया था कि हमें सील्स में पेड़ पौधे और नेचर से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों की तस्वीरें मिलती हैं, उसमें अंकित रहती हैं। तो वैसे ही ये आपको बुल मिला, ठीक है। उसके अलावा ये आप ये देख रहे हैं, ये एक मूर्ति जिसमें ये जो व्यक्ति हैं बियर्डमैन, इनको बियर्डमैन का कहते हैं कि ये दाढ़ी है, साथ ही साथ इनका ये एक लवादा है, ये जो ओढ़े हुए हैं और ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये साधु की एक मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनकी ये मोहनजोदाड़ो से मिली थी। इसके बारे में हम अभी मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वक्त इनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। साथ ही साथ मिट्टी के बने हुए बर्तन भी हमें मिले हैं, स्कल्पचर मूर्तियाँ मिली हैं। ये देखिए जैसे ये मूर्ति है ना, ये मूर्ति वगैरह हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली हैं। ये शहर के शहर मिले हैं। ये देखिए मोहनजोदाड़ो की एक ऊपर से तस्वीर, ये इतना बड़ा शहर, यहाँ पे पूरा एक थोड़ा आपको इस ओवरव्यू में ये तो समझ में आ रहा हो कि एक शहर है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में एक लयबद्ध तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल एक डिज़ाइन किया हुआ शहर, वो भी आज से 5,000 साल पहले। ये उसकी कुछ अन्य अंदर की तस्वीरें, ठीक है। ये देखिए ये स्कल्पचर सील्स वगैरह, स्कल्पचर्स हो गए, हमारी मूर्ति हो गई, छोटी छोटी मूर्तियाँ, ये टीले वगैरह, हर चीज़ यहाँ से मिली हैं। शहर के शहर मिल गए हमें वहाँ से, जो कि हमें इतिहास में काफ़ी पीछे ले जाता है। 2000 साल पहले वैदिक एज से, आज से 2000 साल पहले नहीं, वैदिक एज से 2000 साल पहले। अब हम आते हैं कि अभी तो हमने पढ़ा कि हड़प्पा जो शहर था वो कैसे हमें मिला। यहाँ पे भी हमें लगता है एक पॉइंट बचा है, ठीक है। 1872 में इन्होंने खोज की, इसमें उन्हें खुदाई की। 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की। इन्हें उस टीले से सील्स मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन मिलते हैं। लेकिन ये इन्हें लगता है कि यह कुछ ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। यह जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन चीज़ों का संबंध बता देते हैं फॉरेन से, कि इनका संबंध विदेश से, भारत के इतिहास से इनका कोई संबंध नहीं है। अब इसके बाद होता क्या है कि 1912 के वक्त एक व्यक्ति हैं जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, जो कि
इस चीज़ पे कार्य करते हैं और 1912 में यह आए और 1921 में दयाराम सहनी की मदद से, राय बहादुर दयाराम सहनी की मदद से यह हड़प्पा की खोज कर लेते हैं। 1912 के वक्त जिस व्यक्ति ने इन्हें मदद प्रदान की थी, हेल्प की थी, इन्हें मार्गदर्शन दिया था, दयाराम सहनी जी को जिस व्यक्ति ने मार्गदर्शन दिया था वो थे हमारे सर जॉन मार्शल। उस वक्त यह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3 नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1921 में जब हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी जी के द्वारा की गई तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे और कितने नंबर के थे। हालांकि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो 3 नंबर के प्रेसिडेंट थे सर जॉन मार्शल, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है मदद करने में। इसी के बाद हम देखिए आपको बताएं, नीचे PDF में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा बता ही देता हूँ कि 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई उसके बाद 1922 में होता क्या है कि एक व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी भी जॉन मार्शल के अंडर में काम करते हुए मोहनजोदाड़ो की खोज करते हैं और दोनों की खोज के बारे में सर जॉन मार्शल अपनी एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं, जिस आर्टिकल का नाम था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, ऐसे इसका कुछ नाम था, शायद इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ ही था। उसमें आर्टिकल भी छापते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। ठीक है, ये 1924 की बात है, 20 सितंबर 1924 की बात है। ठीक है, अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1861, हिंदी में जस्ट नीचे लिखा है तो आप देख सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश की कोई परेशानी नहीं जाएगी। 1861 में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के अंडर में, उनका टाइम पीरियड चल रहा था जो 1861 का वक्त था, 1861 का वक्त था। उस वक्त जो हमारे वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग के अंडर में, उनके टाइम पीरियड के अंडर में सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं, ASI अलेक्जेंडर वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। ठीक है, लेकिन यह बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? बंद जब भी होगा जब उन्हें फ़ायदा ना हो रहा हो उससे या फिर घाटा लग रहा हो। तो हाँ, इनके पास फंड की कमी थी। फंड की कमी होने के कारण 1861 में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी उसे बंद कर दिया गया। लेकिन 1871 इस डिपार्टमेंट को दोबारा स्थापित किया गया लॉर्ड मायो, वाइसरॉय लॉर्ड मायो के अंडर में। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई भी चीज़ स्थापित की गई तो उनके लिए काफ़ी एक्ट पॉलिसीज़ वगैरह लाई जाती हैं जिससे वो अच्छे से कार्य कर पाएँ, वो रेगुलेट हो पाएँ। 1904 में आता है इसका एक एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कि लॉर्ड कर्जन के अंडर में पारित होता है या फिर पास्ड होता है। इसी के साथ 1906 में सर जॉन मार्शल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, परमानेंट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो ये हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक उस वक्त की हमने पढ़ लिया कि उस वक्त क्या था, लेकिन आज के वक्त ये क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे भी तो हमें इतिहास से जुड़ी चीज़ें मिलती हैं, तो आज के टाइम पे भी तो इसका कुछ अस्तित्व होगा, आज के टाइम पे भी तो ये कार्य कर रहा होगा। तो हाँ, आज के टाइम पे भी यह कार्य कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यह कार्य करता है, जो कि मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यह फंक्शन करता है, कार्य करता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं आर्कोलॉजिकल साइट से उनकी देख रेख करना सब इसका कार्य होता है। तो देखिए, एग्जीबिशन रिस्पॉन्सिबल क्या के लिए होता है, एक्सकेवेशन, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस, आर्कोलॉजिकल साइट्स का की खुदाई, उनकी संरक्षण, उनको संरक्षण देना और उनकी देख रेख करने का कार्य होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अलेक्जेंडर कनिंघम, अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि 1861 में, ऊपर आपको यहाँ पे लिखा था, देखिए 1861 में ये लाइन देखिएगा सबसे पहले, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के अंडर में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस विभाग की स्थापना की थी।
अब जिस व्यक्ति ने स्थापना की है तो उसी को तो फादर कहेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आज के टाइम पे हम देखें इसके 36 रीजनल सर्कल्स हैं और 3600 से ज़्यादा मोन्यूमेंट्स इसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं, मतलब कि उसके अंदर में आते हैं। इन चीज़ों की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। बाकी यहाँ पे एक एक्ट भी हम देखने को मिलता है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरीज एक्ट 1972। नॉमेनक्लेचर, अब जब बच्चा होता है तो उसका एक नाम तो रखते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ देंगे। जब किसी चीज़ का आप नाम नहीं रखोगे तो उसे लोग जानेंगे कैसे, ठीक है। बिना नाम के मान लीजिए अपना आपका कोई नाम नहीं है तो क्या बुलाएगा आपको व्यक्ति, या आपका क्या महत्व रहेगा। हाँ, नाम का महत्व नहीं रहता, व्यक्ति का महत्व रहता है, लेकिन नाम का भी तो उतना ही महत्व होगा क्योंकि व्यक्ति तो सभी हैं। उसी प्रकार से इसका भी एक नाम रखा गया क्योंकि चीज़ें तो बहुत सी हैं दुनिया में जो यहाँ वहाँ डली रहती हैं, लेकिन यह एक ऐतिहासिक चीज़ है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसका तो एक नाम तो रखना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे भारतीय इतिहास को 5000 साल पीछे ले जाता है। अब जो चीज़ भारत के इतिहास को 5000 साल पीछे ले जाके उसे इतिहास से जोड़ता है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसका नाम रखा गया। अब नाम भी इसके कई रखे गए जिनमें से हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया, लेकिन बाकी के नाम भी हम देखेंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो ये तो हमने कुछ चीज़ें हैं, ये लगभग हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ और आगे बढ़ूँगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहर वगैरह बसे थे, नगरीकरण था, यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ इसकी देखो कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कि समकालीन से सीधा मतलब है जिस वक्त हड़प्पा सिविलाइजेशन का अस्तित्व था उस वक्त इस दुनिया में, इस संसार में और किस सिविलाइजेशन का अस्तित्व था, तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट। साथ ही साथ याद रखना चाइना का भी हमें नाम सुनने को मिलता है, कई जगहों पे हमें देखना मिलेगा। बाकी मेसोपोटामिया और इजिप्ट मेन है, तो इन चीज़ों का तो नाम याद रखना ही। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सबसे अच्छे तरीके से जो सभ्यता बसी हुई थी, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी, वो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, ओल्डेस्ट एंड मोस्टली साइंटिफिकली स्टडीड अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। It flourished around 2600 to 1900 BCE, covering part of modern day India, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मतलब कि देखो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, टाइम पीरियड अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड मिलेंगे। टाइम पीरियड अलग अलग इसलिए मिलेंगे क्योंकि ना मैं उस वक्त था, ना आप थे, ना ही जिन व्यक्तियों ने ये टाइम पीरियड निकाला है ना वो थे। चीज़ें मिली, उनकी कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, तो उन चीज़ों के द्वारा, साइंटिफिक चीज़ों के द्वारा पता लगाया गया, तो एक लमसम में एक पीरियड निकल के आता है, तो उसी के आधार पे हम इतिहास पढ़ते हैं। अलग अलग बुक्स में 100-200 साल भी आगे पीछे हो जाता है, तो उसको हम उतना माइंड नहीं करते हैं। अब तो वैसे यहाँ पे 2600 से 1900 यह एक काल बताया गया है, जिस काल में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डेवलप्ड हुई, फ्लोरिस्ड हुई। और मॉडर्न डे आज के टाइम पे हम देखें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पार्ट कवर करते हैं, जो कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको ये सुरकोटडा, साबरमती, लोथल, ये नर्मदा नदी वगैरह पार्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट हो गया। ये आपको यहाँ पे देखिए इंदोश, मीहरगढ़, ये वाला जो पार्ट हो गया ये पाकिस्तान का हो गया। और ऊपर जाएंगे तो आपका थोड़ा अफगानिस्तान वाला पार्ट मिल जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन से पॉइंट पड़ते हैं, तो जो वेस्टर्न पॉइंट है सुतकांगेडोर, ये कहाँ पे पड़ता है, यह ईरान की बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। और ये एक डिज़र्ट इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड को महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी साइट्स हैं
जो कि खेती किसानी नहीं हो सकती वहाँ पे। आप बंजर ज़मीनों में, रेत दूरा में और डिज़र्ट में, रेगिस्तान में आप क्या ही खेती कर लोगे, कांटे ही उगा लोगे। तो इसलिए ट्रेड को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी होता था दूसरी सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामिया हो गया, हमारा इजिप्ट हो गया, ठीक है। अब वापस ऊपर चलें, ठीक है। मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला पार्ट कवर करता है, ठीक है। अखंड भारत। अलग अलग नाम, उनकी धारणाएं कि उनको एक्सप्लेन की क्यों उनका वो नाम रखा गया। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बगल एक बॉक्स में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखे हैं, दूसरे बॉक्स में इंग्लिश में नाम और दूसरे बॉक्स में इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और तीसरे बॉक्स में हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसका एक ही रीज़न था, ज़्यादातर साइट्स जो थी, मैक्सिमम जो साइट्स थी वो सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे ही एस्टेब्लिश्ड थी। ज़्यादातर यहीं पे हमें चीज़ें मिली हैं, इस वजह से इसको जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, दयाराम सहनी जी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल जो कि ASI के तीसरे प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में दयाराम सहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, जो कि सबसे पहला शहर था। और यह सबसे पहला शहर था, इसी कारण से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हालांकि मोहनजोदाड़ो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगह है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, कई सारी साइट्स थी इस वक्त की, जो कि आज के टाइम पे घग्गर हाकरा बेल्ट पे हैं, एस्टेब्लिश थी, हमें प्राप्त हुई हैं। घग्गर हाकरा बेल्ट उस समय सरस्वती रिवर जो थी उसको कहा जाता है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, सीधी सीधी सी बात है, अर्बन मतलब कि नगरीय। किसी चीज़ को नगरीय सभ्यता कब कहा जाएगा, जब नगर बसे होंगे। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यह जो सिविलाइजेशन थी ये एक नगरीय सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। शहरों में बसे थे, दो दो मंजिलों की बिल्डिंग थी, साथ ही साथ दो भागों में शहर बटे हुए थे। वेस्ट में रूलिंग क्लास रहती थी, ईस्ट में मर्चेंट क्लास रहती थी। और बहुत सी चीज़ें हमें मिली हैं, ग्रेट बाथ और धोलावीरा से आपको 16 वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं। कुछ शहर पकी हुई ईंटों से, बर्न्ट ब्रिक, कुछ कच्ची ईंटों से, कुछ पत्थरों से बनी हुई हैं, लेकिन शहरी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। यहाँ तक कि आप जब राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि इस राजा ने अपने किले का फोर्टिफिकेशन करवाया, जिससे बाहर का कोई भी जो राजा है, दूसरा स्टेट है, वो उन पर आक्रमण करे तो सुरक्षा मिले। उसी प्रकार से इस समय भी फोर्टिफिकेशन भी था, फोर्टिफिकेशन भी की गई थी, मतलब कि एक उत्तम व्यवस्था, सुरक्षा, हर चीज़ को ध्यान में रखा गया था। और यहाँ तक कि कई जगहों पर तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को अलग अलग फोर्टिफिकेशन किया गया था, दोनों साइड जगह का। और कई जगहों पे वेस्ट और ईस्ट दोनों को मिला के पूरे की घेराबंदी की गई थी। कुछ शहर हैं जहाँ पर नहीं की गई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया ये आपने जान लिया, क्योंकि प्लैंड सिटीज़ थी, अर्बन लाइफ थी उनकी। लेकिन नाम किसने दिया? गॉर्डन चाइल्ड। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यहाँ के जो मैक्सिमम टूल्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, काय से बने हुए थे? ब्रोंज से। ब्रोंज सिविलाइजेशन। मेलुहा कहा जाता है, मेसोपोटामिया के टेक्स्टों में मेलुहा शब्द मिलता है, जो कि यह माना जाता है कि हड़प्पन ट्रेड्स के रीजन से संबंधित है, इसलिए इसको मेलुहा भी कहा जाता है। मेसोपोटामियन नेम है ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, फिर भी अब लाइन से अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं। चरण, सभ्यता के चरण। व्यक्ति के अन्य बहुत से चरण होते हैं। पहले वो छोटा था, 18+ एडल्ट हो गया, वो अपने खुद फैसले ले सकता है। अब उसके बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर न पड़ जाएगा। 3 चरण हो गए। अभी 3 चरण यहाँ पे पढ़ने, तो 3 चरण में मैंने इंसान के जीवन को बांट दिया। 18 से पहले बच्चा था, 18 के बाद बड़ा हो गया, और फिर बुढ़ापे में पड़ गया। बुढ़ापे में उसका डेक्लाइन चालू हो जाता है, याद रखना। बुढ़ापे में उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, उसकी पावर कम हो जाती है, ठीक है। और
बचपन में 18 से पहले वो अपने आप को विकसित कर रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए अर्ली हड़प्पन फेज, प्रारंभिक हड़प्पा चरण, जो कि 3300 से 2600, इसमें खेती, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, मिट्टी के बने हुए बर्तन और छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण चालू हुआ था। बस्तियों का निर्माण चालू हुआ था क्योंकि यहाँ पे खेती हो रही थी। खेती करने के लिए आपको एक जगह पे रुकना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने बीज बोए और फिर हज़ारों किलोमीटर घूम के आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आप रास्ता ही भूल जाओ, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई मैपिंग वैपिंग की सुविधा तो थी नहीं। फिर भी आ भी गए तो वहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था कैसे करोगे, और वहाँ पे मान लीजिए आपकी अच्छी फसल हो गई, जंगली जानवर या किसी ने उसको नुकसान पहुँचाया, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? पता चला आप जब तक वापस आए और वहाँ पे कोई बचा ही नहीं। तो सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हो गए थे। मैच्योर फेस 2600 से 1900। जब आप 18 तक आपने अपनी पढ़ाई की, अब आप में एक बुद्धि आ गई कि आपको क्या करना है, आप मैच्योर हो गए। वैसे यहाँ पे तो आप ये मैच्योर हो गए। अर्बनाइजेशन यहाँ पे पीक पे था, मतलब कि शहर विकसित हो चुके थे। दो दो मंजिलों की बिल्डिंग थी, इनकी स्क्रिप्ट थी। अब स्क्रिप्ट थी, अब ऐसा तो नहीं है कि देखो हम समझ पाए हैं, लेकिन उनके लिए तो उन्हें समझ में आती थी। जैसे हमें हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है। आज उन व्यक्ति ने अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ी हो, उन्हें जैसे हम कोई व्यक्ति होता उसे अपन पढ़ाते, उन्हें भी समझ में ना आती, तो वो भी कहते कि भैया इन लोगों ने क्या ये चित्र बना दिए या गूदागादी कर दी। वैसे ही हम कहते हैं उन लोगों ने, क्योंकि उनका जो स्क्रिप्ट थी वो चित्र वगैरह उन्होंने सिम्बल्स बनाए हुए थे। उसको अपन आगे अभी पढ़ेंगे पूरा। व्यापार चलता था, फॉरेन ट्रेड यहाँ पे चलता था दूसरी सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया इजिप्ट से, क्योंकि हमारी हड़प्पा की सील्स मेसोपोटामिया इजिप्ट में पाई गई हैं, और इजिप्ट और हड़प्पा की सील्स और चीज़ें हमारे इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सील हमारे हड़प्पा मोहनजोदारो जैसी जगहों पे पाई गई हैं। ठीक है, अब यह अपने पीक पे था। अब एक वक्त जो हमारी एज होती है, अब हम चलो भैया 18+ हैं, अपना काम कर रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा है, अपने पीक लेवल पे हैं। ठीक है, गाड़ी बंगला घर सब हो गया तुम्हारे पास। अब एक वक्त आएगा अब तुम काम करने योग्य नहीं बचोगे। ठीक है, अब यहाँ से चालू होगा पतन। तुमने तो कमा के रख लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ये लोग थोड़ी, ये तो नॉन लिविंग नहीं, तो इनका तो पतन नहीं चालू होगा। सभ्यताओं का, लोगों का यहाँ पे पतन चालू हो गया। 1900 से 1300 ये एक डेक्लाइन हुआ सिटीज़ का। अब मैंने आपको बताया था पहले, यह मानना था इतिहासकारों का कि इनका डेक्लाइन हुआ, सभ्यताएँ ख़त्म हुए हैं। लेकिन जैसे ही और जानकारियाँ जुटाई गई और चीज़ें पता चली, तो पता चलता है कि इनका पतन नहीं हुआ था पूरी तरीके से, ये ख़त्म नहीं हुई थी। इन ये जो अर्बन सिविलाइजेशन थी वो रूरल सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई थी, और इनका जो स्थान था वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्टवर्ड होना चालू हो गया था। और जिस जगहों पे 18-18, 20-20 साइट्स बस थी, वहाँ पे वो 200-200 मिली हैं। गुजरात गंगा यमुना डुक में हम बताते हैं 18-20 की मात्राओं में थी। एक से कहीं पे 130, कहीं पे 200 साइट्स मिली हैं। बस फ़र्क इतना था कि पहले अर्बन थी, अब रूरल है। ठीक है, पहले शहरीकरण था, अब पहले नगरीकरण था, अब गांव वगैरह हो गया, रूरल लाइफ हो गई, ग्रामीण हो गया, ग्रामीण जीवन जी रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड टर्म है, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो क्या था, हड़प्पा। इसके अलग अलग नाम, हड़प्पा सिविलाइजेशन की अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन, कल्चर, वहाँ के कल्चर वगैरह को दर्शाते हैं। क्षेत्र की बात करें, इसका एक्सटेंशन की बात करें, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं, में फैला हुआ है। ये आज के टाइम पे मॉडर्न डे का इंडिया, पाकिस्तान और कुछ पार्ट अफगानिस्तान का कवर करता है। ये मैप मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर भी एक बार इसको थोड़ा सा पॉज करके आप देख लो। ठीक है, ये देखिए झेलम चिनाब, रावी, सतलुज, इंदुज, ये सारी रिवर निकल रही हैं। आज के टाइम पे भी ये रिवर हैं, उस टाइम पे सेटलमेंट्स था यहाँ पे। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि यहीं पे क्यों ये लोग बसे? क्योंकि और नीचे गंगा यमुना क्षेत्र पे आ सकते थे, साउथ में जा सकते थे, ऐसा क्यों?
तो सोचा है ऐसा कभी कि ऐसा क्यों है कि ये लोग सिर्फ सिंधु नदी के तटों पर ही इन्होंने अपना जीवन बिताया, ये गंगा की ओर रुख क्यों नहीं मोड़ा इनने? देखिए पहला रीज़न तो मैं देखिए एक रीज़न बताता हूँ, फिर बाकी आप सोचिएगा। मान लीजिए मान लीजिए यहाँ से आपने आना चालू किया, ठीक है, यहाँ से आना चालू किया, यहाँ पे है आपका हिमालय, ये फैला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है डेजर्ट इलाका, यहाँ से आपको आने में भी समस्या जाएगी। लेकिन यहाँ पे पड़ता है खाइबर पास, खाइबर दर्रा, जहाँ से जिसका आपने नाम काफ़ी सुना होगा, यहाँ से भारत में एंटर करने का रास्ता है। तो यहाँ से जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले पड़ती है हमें यही क्षेत्र सिंधु वाला क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से आपको मिल गया पूरा ये जल, नदी, पीने के लिए पानी, खेती करने के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं मिल गई। अब आप इतना यहाँ से चल के आए, घोड़ों से भी आए, चल के आए, यहाँ पे जब शिफ्ट हुए तो थक तो गए ही हो गए। सुबह से शाम पढ़ोगे तो शाम को लगता है कि अब चलो रुक जाओ, अब थक गए अपन। वैसे ही इंसान तो थे ही, भले अब ठीक है नोमैडिक थे, आदिवासी टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन थे तो इंसान में, थकते तो थे ही। तो अब यहाँ पे इन्हें मिल गया पानी, रहने की अच्छी व्यवस्था। हालांकि बता दूँ रथ वगैरह थे भैया इनके पास, हाँ रथ, घोड़े, यहाँ तक कि हथियार, हैंड-एक्स वगैरह थे जिनसे वो आए थे। अब फिर भी कितना सफ़र करोगे रथ घोड़ों से भी, कितना। कार से जब जाते हो तो क्या पार कर जाते क्या भारत? नहीं कर पाते ना, थक तो जाते ही भैया। थक गए, अब कहाँ तक सफ़र करो, ट्रैवल करो। तो वही यहाँ मैंने यहाँ तक आया, ने कहा भैया थक चुके हैं अपन, ठीक है, अब हमें चाहिए है विश्राम। विश्राम चाहिए है, आने मिल गया पानी। अब पानी पीती बस इनने कहा कि अब भैया यहीं पे अपना बिस्तर बिछाओ, यहीं पे अपना सेटलमेंट करो, यहीं पे हम खेती किसानी करते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे और बढ़िया जंगल आला हू। यहाँ पे इन लोगों ने अपना रहना स्टार्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे इस क्षेत्र में गंगा यमुना तक ये ज़्यादा पहुँचे ही नहीं, तो उन्हें इन चीज़ों की जानकारी होगी भी नहीं। अब जानकारी नहीं होगी तो वहाँ पे वो जाएंगे भी नहीं। जब वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं मिल गई तो आलस कर गए। अब इंसानी स्वभाव है आलस करना, वहाँ पर रुक गए। खेती किसानी की बढ़िया सेटलमेंट है। हालांकि आगे जाके उत्तर वैदिक काल पड़ता है, लेटर वैदिक पीरियड, वहाँ पे ये लोग आते हैं तो यहाँ पे गंगा यमुना की साक्ष्य भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। फिर टेक्स्ट में इस टाइम पे हम देखें तो हमें ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते गंगा यमुना की, ज़्यादा बातें नहीं मिलती टेक्स्टों में। एक दो बार ही गंगा यमुना का मेंशन है, बाकी हिंदू रिवर का है सबसे ज़्यादा डोमिनेंस इस टाइम पे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, वैदिक पीरियड में जो पहला ऋग्वैदिक काल, उसमें भी गंगा यमुना का सिर्फ एक दो बार ही ऋग्वेद में मेंशन है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में इनके मेंशन बढ़ते हैं, क्योंकि शिफ्ट होते हैं ईस्टवर्ड, धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझाने का प्रयास था, समझ में तो आ ही गया होगा। अभी थोड़ा सा आप सोचिएगा। ये मैंने ऊपर मैपिंग समझाई आपको, यहाँ पे बताया था कि देखो ये ऊपर का ये शिवालिक वगैरह, ये पूरा ये हिमालय का रीजन हो गया। नीचे थार डेजर्ट है, आने का क्षेत्र यही बचा, ये सुलेमान इंदुस रिवर वाला क्षेत्र। यहाँ से आप आओगे, यहाँ पे रहना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछूं, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध, जो ज़्यादातर हमारे ऐतिहासिक युद्ध हुए, वो सिर्फ हरियाणा की भूमि पर ही क्यों हुए? ज़्यादातर युद्ध पानीपत वगैरह होगा, ये महत्वपूर्ण जितने भी युद्ध थे हमें हरियाणा की भूमि पर देखने मिलते हैं। उसका रीज़न क्या था?
उसका सीधा सीधा सा रीज़न ये था कि मैंने अभी आपको बताया कि इस क्षेत्र में, ऊपर वाले क्षेत्र में हो गया आपका हिमालय, यहाँ पे हो गया थार डेजर्ट, ठीक है। दोनों जगहों से आने में है परेशानी, वो रेगिस्तानी इलाका है ना ये। अब आओगे यहाँ से, यहाँ पे है खुले मैदान, हरियाणा वाला क्षेत्र, पानीपत। खुले मैदान में आपको यहाँ पे यमुना का पानी भी आ रहा है, देखो यमुना निकल रही है। तो यहाँ का जो क्षेत्र था सबसे बढ़िया क्षेत्र था जहाँ पे आप युद्ध कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको जल, खाने पीने की दिक्कत नहीं जाएगी। जल है तो जीवन है, वहाँ पर रहोगे आप, महीनों तक युद्ध कर सकते हो। और मान लीजिए आप यहाँ पे रेगिस्तान में गए होते, क्या करते, पानी कहाँ से, युद्ध से पहले तो आप प्यास से मर जाते। यहाँ पे तो आप जल है आपके पास, प्यास से नहीं मरोगे, खाने पीने की कोई ज़्यादा कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रेगिस्तान या हिमालय क्षेत्र से आप हिमालय को पार करते आधे हो जाते, आधे आने के बाद जो आप में ताकत बची नहीं है, तो जिनसे आप लड़ने आ रहे वही आपको हरा देंगे। तो यही क्षेत्र सबसे बढ़िया था कि खैबर दर्रा पास करो, हरियाणा पर दिल्ली वाला ये जो क्षेत्र है पानीपत वाला, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे अपना बिछौना बिछाओ, बढ़िया इंतजार करो कि आओ भैया अपन यहाँ पे युद्ध करेंगे। यमुना का पानी बढ़िया पियो, मीठा मीठा पानी। आज की तरह नहीं है कि वो आप, आज तो ठीक है लोगों ने पॉल्यूट कर दिया, वाटर पॉल्यूशन बहुत हो गया, तो उस टाइम पे इतना नहीं था, इतना क्या था ही नहीं उस वक्त, ठीक है। एक्सपेंशन, नॉर्थ में जाते हो जब आप, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है मांडा, ईस्टर्न पॉइंट, वो नॉर्थन पॉइंट हो गया मांडा, साउथर्न पॉइंट हो गया दाइमाबाद, ईस्टर्न पॉइंट हो गया आलमगीरपुर यूपी, और वेस्टर्न पॉइंट क्या हो गया हमारा, शुतकांगेटूर, ये बलूचिस्तान। पाकिस्तान को बधाई तो दी होंगी आप लोगों ने, भैया पाकिस्तान का बच्चा हो गया, प्रेगनेंट था अभी, हो गया, दिए लाद दिए हुए पाकिस्तान में। शुतकांगेडोर मैंने अभी आपको बताया था कि ये वेस्टर्न बॉर्डर तो ठीक है, ये ईरान से ईरान की बॉर्डर पे टच होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ लिया, और ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा। क्लास 1 जो आपकी है वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, उसमें है। हड़प्पन साइट्स, अभी अपन जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं सीधा कि फर्स्ट डिस्कवरी कब हुई थी, 1921 में, हड़प्पा की। अब से देखिए इम्पोर्टेंट साइट्स तो हम लास्ट में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इंडिया और पाकिस्तान की अलग अलग आपको दी हुई हैं, तो कुछ पाकिस्तान की ये साइट्स हैं वो अपन पढ़ लेते हैं, जो पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह आती हैं, तो उनके नाम याद रखना। ये जो लिखा है वो आपको ज़्यादा याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी याद तो करना ही है, ऐसा नहीं याद नहीं करना, लेकिन आगे अभी मैं खुद करा दूंगा इम्पोर्टेंट साइट्स, जो लास्ट टॉपिक था। पाकिस्तान में आने वाला क्षेत्र हड़प्पा, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम सहनी के द्वारा, मोहनजोदारो की 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा जो शहर है पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहाँ के एक साहिवाल नामक जगह है, गांव, वहाँ पे मिलता है। एक प्लान्ड, मतलब कि एक अच्छी तरीके से एक ये विकसित शहर बनाया गया है। मोहनजोदारो जो है वो सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान के, यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है, और एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम। मैंने आपको बताया है कि लाइट ना होने के बावजूद भी एक प्लान्ड सिटीज़ बनाई गई हैं, साथ ही साथ एक अच्छी व्यवस्था की शहरों में पानी नहीं बढ़ सकता, ड्रेनेज का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, वही है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। चन्हदाड़ो, मैंने आपको बताया था कि फोर्टिफिकेशन किया गया है यहाँ पे शहरों का, ठीक है, फोर्टिफिकेशन किया गया है कई जगहों पे, जैसे ईस्ट और ज़्यादातर जो लगभग सभी शहर ईस्ट और वो वेस्ट और ईस्ट दो भाग में बांटे हुए हैं, और कई जगहों पे पूरे को एक साथ फोर्टिफाई किया गया है, और कुछ जगहों पे वेस्ट को और ईस्ट को अलग अलग फोर्टिफाई किया गया है, लेकिन चन्हदाड़ो को किसी तरीके से भी फोर्टिफाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री है चन्हदाड़ो, एक इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि नॉन फोर्टिफाइड है, मतलब कि ऐसा औद्योगिक नगरी जिसको बिना यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे मन का बनाने की इंडस्ट्री है,
मन का निर्माण खेत। इसके अलावा लोथल में भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मन का बनाने की मिलती है। मन का होता क्या है, आज के टाइम पे आपने देखे हैं अलग अलग प्रीसियस स्टोन वगैरह होते हैं, उसी टाइप के ये मन के भी होते हैं। धौलावीरा ये इंडिया की साइड हो गई, गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, ये भारत के हैं। यहाँ पे यूनिक वाटर का एक बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम था। मैंने आपको भी यहाँ तक ये भी बताया था कि 16 रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स पाए गए हैं यहाँ से। साथ ही साथ वुडन बोर्ड्स के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। लकड़ी की पट्टियों पर लेख लेके गए हैं, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाया कोई, क्योंकि सिम्बलाइज्ड फॉर्म में सिम्बल्स वगैरह बनाए गए हैं। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके चित्र वगैरह हर चीज़ आपको दिखा दूंगा। धौलावीरा हो गया। लोथल हमारा गुजरात में है। लोथल ये एक डॉक यार्ड है यहाँ पे। यहाँ से समुद्री क्षेत्र से, सी रूट से ट्रेड किया जाता था, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। अब देखिए, कई लोगों को दिक्कत जाएगी कि इन चीज़ों को याद कैसे करें। याद करने का सीधा तरीका है, एक मैप बनाएं, इन चीज़ों के नाम लिखें। वहाँ पे नाम लिखने से आपको याद रहेगा कहाँ पे क्या है, और धीरे धीरे वही चीज़ आप देखेंगे। रोज़ आप मैप बना लें, उनमें नाम लिख लें, चिपका लें अपने आंखों के सामने। रोज़ एक बार नज़र उस पर नज़र दौड़ाएं कि कहाँ पे क्या है। उन्हीं के साथ साथ PDF से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएँ, आपको याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसमें हैं कि मैंने कह दिया कि सब याद करा देंगे यहीं पे, तो भूलोगे तो ही। भूलना तो मनुष्य का स्वभाव है। पढ़ना तो खुद पड़ेगा थोड़ा बहुत, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी। कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र है। अच्छा, चन्होदाड़ो जो ऊपर है, यहाँ पे मनकों का निर्माण केंद्र तो पाया गया है। एक और चीज़ पाई गई है, लेडीज़ों की फेवरेट, महिलाओं की फेवरेट, लड़कियों की फेवरेट, लिपस्टिक, स्प्रे, लिपस्टिक काजल वगैरह पाए गए हैं। कालीबंगा राजस्थान में। प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ फायर एल्टर्स, मतलब कि अग्नि वेदिकाएँ। अग्नि वेदिकाओं से दो चीज़ अपन समझ सकते हैं। हालांकि फिर भी यहाँ पे मेन चीज़ अग्नि वेदिकाओं से यह माना गया है कि यहाँ पे ये लोग अपना चूल्हा चौका कर लेते थे, चूल्हा चौका खाना बना लेते थे, ठीक है। आग जलाना वगैरह इन्हें आता था। फायर एल्टर से तो आग जलाना वगैरह आता था, खाना बना लेते थे। राखी गढ़ी, लार्जेस्ट नोन हड़प्पन साइट इन इंडिया। राखी गढ़ी भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा की, जो कि हरियाणा वाले क्षेत्र में है। अब इससे पहले मोहनजोदाड़ो था। राखी गढ़ी अभी शायद 2018 के आसपास इसको खोजा गया है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी करेक्ट डेट ऐसी कोई याद नहीं है कि 2018 ही है वैसे तो, 16-18। फिर भी मैं आपको आगे इसको बता दूंगा जब इसका अपन डिटेल पढ़ेंगे। और डेट इसकी कहीं नहीं पूछी जाती ना, ऐसा कुछ है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि अभी कुछ वक्त पहले पूछी गई, तो खोजी गई, तो हो सकता है कहीं पूछ ले। और यदि इंडस्ट्रियल टाउन पूछे, ये देखिए ना, लार्जेस्ट नोन टाउन है, नो डाउट लार्जेस्ट है। अगर पूछे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन, ट्रेडिंग सेंटर, वो मोहनजोदाड़ो होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे मोहनजोदाड़ो आ जाएगा। बनावली हरियाणा, यहाँ से खेती करने के टूल्स पाए गए हैं। साथ ही साथ बढ़िया टाउन प्लानिंग है। दाइमाबाद महाराष्ट्र, मैंने आपको नॉर्थ बताया मांडा था, साउथ बताया था दाइमाबाद। ये वही दाइमाबाद है, साउथ मोस्ट टाउन, जहाँ पे ब्रोंज चैरियोट्स पाए गए हैं, ठीक है। कांस्य रथ के लिए ये प्रसिद्ध है, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, आज का ठीक है, बढ़िया है, इतना हो गया। अब अपन अगली क्लास में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ने क्या वाले हैं, तो वो मैं थोड़ा आपको ऊपर बता दूं, जिससे आप उसको थोड़ा सा देख पाओ। देखिए, देखने के लिए मैं आपको साफ साफ बताऊं कि इन चीज़ों को आप नेट वगैरह पर डालोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ऊपर से आप इसको देख सकते हो, जिससे जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको आसानी से समझ में आए। अपन ने इसका डिस्कवरी पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, एक्सटेंशन पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ना है टाइम पीरियड का बताऊँ तो देखिए, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि किसी ने 2600 से 1900, किसी ने बताया है कुछ, तो किसी ने कुछ। 2600 से 1900 ज़्यादा माना गया है, क्योंकि ये RS शर्मा जी ने NCERT में ये लिखा हुआ है और इसी को ज़्यादातर एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा टाउन प्लानिंग हम पढ़ेंगे, या पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी। 3 चीज़ें आपको देखनी है, टाउन प्लानिंग, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी ऑफ लाइफ। इन चीज़ों पे आप थोड़ा नज़र डालिएगा, साथ साथ सोशल लाइफ भी, ठीक है। सोशल लाइफ 4 चीज़ें।
ये मैं आपकी कल कवर करा दूँगा। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको लग रहा है आपको जुड़ना चाहिए, इस वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।